मेन बात रहती है कि हम यहाँ पे कैसे आए, तो उसके ऊपर मैं बात करना चाहूँगा। हमने बात मानी टीचर्स की, जीएसए जो भी कोर्ट बोलते हैं वो एक बात को बार-बार बोलते हैं। जैसे उनका फेवरेट है कि आप आदरणीय करो माता पिता का, गुरुजन का, सरस्वती माता। तो बात उन्होंने सब एक्सपीरियंस होंगी, तो 2011 बात को बोलते हैं, इसमें कोई कारण है। आप उस बात को मान के चलें कि मान लो आप पेपर देने बैठे, आपसे 1 नहीं हुआ, 2 नहीं हुआ, 3 नहीं हुआ, 4 नहीं हुआ, आपको तुरंत पसीना आने लग जाएंगे। तो उससे क्या होगा कि बाद में जो इजी क्वेश्चन आएंगे वो भी आप गलत करने लग जाओगे, क्योंकि आप पहली टेंशन में आ गए। तो ये आपको नहीं करना है, आपको कॉन्फिडेंस रखना है कि हो सकता है कि शुरू वाले हार्ड है, आप पीछे वाले क्वेश्चन देखो, आपको घबराना नहीं है वहाँ पे। दूसरी चीज ये हो सकती है कि आपने पहले भी कर दिया, दूसरा कर दिया, लगातार 10 क्वेश्चन कर दिया, अब आप और लौट रहे हो कि मेरे को तो बिल्कुल आ रहा है पूरा पेपर, अब आप टिक किए जा रहे हो, क्वेश्चन को ढंग से नहीं पढ़ रहे हो, तो वहाँ भी आपसे मिस्टेक होगी। तो दोनों बातों को आपको ध्यान में रखना है, न्यूट्रल रहना है, हर क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है, तो बेटर आप कर सकते हो। बहुत बढ़िया, जोरदार ताली बजाओ इसके लिए। बहुत बड़ी बात बोली है, इसमें आपका सिलेक्शन छुपा हुआ है इस पॉइंट में। अब कौन इसको दिल में लेता है, वो वाली बात देखने वाली। मान वही दो आएगा अपने ऊपर कि कब करने हैं, तो आज जो पढ़ा है उसका बात सॉल्व करवा करके। तो जो आपका जो क्लियर है उनको आपको रेगुलर रिवीजन करके आपको चलना है, लेकिन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी ध्यान दें, आज हमारा विजयोत्सव कार्यक्रम चल रहा है, पूरा कार्यक्रम हमारा सिस्टमेटिक हो चुका है। अब अंत में हम जो टॉप यूनिवर्सिटीज के बच्चे हैं उनको और हमारे रिप्रेजेंट जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका लाइव सेशन करा रहे हैं, ताकि वर्तमान टाइम में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जिनको आने वाले अप्रैल मई जून जुलाई में एग्जाम देने हैं, जिस तरीके से ये बच्चे पढ़ के यूनिवर्सिटीज में गए हैं और उस टाइम इन बच्चों के मन में क्या सवाल जवाब होते थे और इस तरीके के सवाल जवाब इन्होंने किस तरीके से हैंडल किया कि आज इनको यूनिवर्सिटी में पहुंच गए। तो आज जो हमारे बच्चे जो यहाँ एडमिशन पढ़ रहे हैं ये क्वेश्चन पूछेंगे और ये बच्चे सामने से जवाब देंगे। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आज मेरे लिए 4 महीने बस, और मुझे IRI में सिलेक्शन कैसे कर सकूँ और कट ऑफ कितनी जाती है, पूरी डिटेल में जानना। 4 महीने हैं और IRI इसको जाना है। हाल फिलहाल इसका लेवल चेक करते थे कि अभी क्या कर रहा है। अभी तेरे कितने नंबर आते हैं बेटा? 400 प्लस आ रहे हैं CUT में, बहुत बढ़िया। 400 प्लस का बच्चा है, 4 महीने इसके पास में, क्या पॉसिबिलिटीज लगती है और कहां तक संभावनाएं लगती है, और अगर टॉप जगह जाना है IRI तो इसको कौन से वो विशेष एफर्ट्स लगाने, प्लीज। देखो आप जिस भी बैच की हो, चाहे वो CS1 CS2 RG1 RG2, बस आपकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, आपको लगातार पढ़ना रहेगा। 4 महीने हैं तो आपको रोज जो आपका शेड्यूल बना रहे हो, आप जो भी कर रहे हो, आपको फिक्स टाइम में पढ़ना है, तो हो जाएगा 4 महीने। कोई बहुत ज्यादा छोटा टाइम नहीं है, हो जाएगा 4 महीने। और जो भी तुम्हें वो कंटेंट दिया गया उसको पढ़ना, सब कुछ पढ़ना, ऐसा नहीं कोई टॉपिक छोड़ दो, बस बेसिक नॉलेज तो होना ही चाहिए उस टॉपिक का, और हो जाएगा। वो बता कट ऑफ कितनी है वो तो बता। और कट ऑफ की बात है तो पेपर पे डिपेंड करता है, अगर पेपर हार्ड रहेगा तो कट ऑफ कम जाएगी, इजी रहेगा तो कट ऑफ हाई जाएगी, और बता ही देंगे जी। रैंक तो वही रहेगी। बहुत बढ़िया जवाब उमेश ने दिया है, मतलब एक मंजे हुए खिलाड़ी की तरह इसने जवाब दिया है। पहले तो इसके लिए ताली बजाओ जोरदार। इसने बहुत बड़ी बात बोल दी कि असंभव नहीं है। दूसरी चीज, कट ऑफ पेपर पर डिपेंड करता है, इसका मतलब है पेपर इजी टफ जैसे आएगा वैसी कट ऑफ चली जाएगी। कंसिस्टेंसी मतलब रेगुलरिटी आपकी होनी चाहिए। जो बच्चा रेगुलर करेगा वो डेफिनेटली IRI का सफर करेगा, क्योंकि अभी समय। बहुत बढ़िया। अब कुछ रवि या कुछ और बच्चे बोलना चाह रहे हैं? मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा आपको, जैसे आपको 400 नंबर आ रहे हैं, तो मतलब 400 नंबर आपके आ रहे हैं, तो मतलब आपको टॉपिक क्लियर होंगे आपके लगभग 60%। तो जो आपका टॉपिक क्लियर है उनको आपको रेगुलर रिवीजन करते हुए आपको चलना है। रिवीजन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अपन जो प्रश्न में याद रहते हैं, अगर हमको नहीं देखे, 1.5 महीने तक नहीं देखी टॉपिक को, तो अपन उनको भूल जाते हैं। तो रिवीजन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, और जो टॉपिक अपने को अभी नहीं आ रहे हैं उनको अपन धीरे धीरे करके अपन सीख सकते हैं। जैसे जेनेटिक्स सेकंड हार्ड हो गया, अपने ऑर्गेनिक में रिएक्शन हार्ड होती है, फिजिकल केमिस्ट्री हार्ड होती है, उनको अपन साथ में लेके चल सकते हैं। लेकिन अपने को रिवीजन यहाँ पे रिवीजन को नहीं छोड़ना, कभी पूरा कवर होगा, उससे उसको पूरा लेके चलना है, वैसा नहीं कि अपन छोड़ रहे हैं। टॉपिक को क्लियर करने के लिए क्या करना चाहिए? मेरा आपको एक आंसर है कि कोई भी सब्जेक्ट का कोई भी टॉपिक है, हमें यहाँ क्लास में जो पढ़ा है, मान लो 70% 80% समझ आ गया, 20% क्यूरीज रह गई, तो उसे घर से क्लियर करें। चलो वापस सर देख लिया हमने, क्लास फिर भी नहीं हुआ, दोस्तों का सपोर्ट सबसे अच्छा, बिल्कुल सबसे अच्छा। हमारे साथ ही ऐसा होता था कि कोई भी लेसन है उसमें कुछ चीजें हमारे समझ आ रही है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो डाउट में अभी भी पूरी तरह क्लियर नहीं हुई। हम जाते थे हमारे किसी भी दोस्त के पास, बैठ के डिस्कशन करते थे, एक दूसरे से समझते थे, क्वेश्चन करते थे, कंसर्न करते थे। वो जो लेसन था एकदम 100% माइंड में क्लियर होता था, तब तो छोड़ते नहीं थे।
तो बस ऐसा नहीं करना कि कोई चीज़ हमें 80% आ गई, हर चीज़ को सोचो कि हाँ हो जाए तो 100% तक का ट्राई करो, नहीं हुए तो वो बात की बात है। थैंक यू। आप हमारे बीच में पधारें। और एक और चीज़ की जब हम लास्ट में जाते हैं तो हम लोग डिमोरलाइज भी हो जाते हैं। रिवीजन करते हैं तो ऐसा लगता है कि ये तो हमें आता है और हम उसे छोड़ देते हैं, और सीरियसली उन्हीं टॉपिक से सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आएंगे। रिवीजन करते तो ऐसा लगता है कि तो हमें आता है, इसके क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, पर उन टॉपिक्स को भी हमें बार बार पढ़ना है। जो टॉपिक्स हमें इजीली आते हैं हम उनको तो छोड़ देते हैं कि हाँ नहीं ये तो आ जाएगा, ये तो कर लेंगे। तो एक उन टॉपिक्स पे भी आपको ध्यान देना है। मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे हॉस्टल में ये होता है कि अगर आप जैसे बैठ जाते हो तो टाइम वेस्ट करते हो कुछ इधर उधर की बातें करके, तो उसमें मैं ये कह सकता हूँ जो आप अच्छे अच्छे दोस्त हो अपने ग्रुप बनाओ और ग्रुप डिस्कशन करो, इससे चीज़ें बहुत अच्छी याद होती है। आप थ्योरी पढ़ते हैं उससे कई बार आप बोर हो जाते हो तो बार बार पढ़ करके, लेकिन जब आप एक दूसरे से डिस्कस करते हो तो इससे बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक आप चीज़ों को याद रख सकते हो, तो ये आप कर सकते हो। पहले तो ये बात है कि जब तक एग्जाम ना हो तब तक रॉयल में रहना है, घर जाने की तो सोचना ही मत। बहुत मेरी बढ़िया। तबीयत खराब थी तो मैं 10 दिन पहले गया था, मेरे जेईटी का रिजल्ट बिगड़ गया उसके कारण। और अपनी तबीयत का ध्यान रखना, और यहाँ पे वैसे एकदम है हॉस्पिटल जाने की सुविधा है, तो कोई दिक्कत हो तो तुरंत जाए, नहीं तो रिजल्ट पे असर पड़ सकता है आपके पक्का। बहुत बड़ी बात इस बच्चे ने बोली है। हर्ष जो है 5-7 दिन पहले बीमार हो गए थे, मैं आपको बताता हूँ, और लास्ट में जब बीमार हो गया था तो इसको हम दिखा के लाए, हॉस्पिटल सब कुछ किया, लेकिन इसके दिमाग में यूँ हो गया कि सर शायद घर जाने से ठीक हो जाऊंगा। तो 7 दिन ये पहले था, और इस बच्चे के नंबर आए जेईटी के अंदर 382-83 कितने है, 372 नंबर आए, और पूरे राजस्थान में कौन सी रैंक रही, 14वीं जनरल कैटेगरी में रैंक रही। जिस बच्चे की फर्स्ट रैंक रही शिवम, उसके 405 नंबर आए, और इससे ऊपर वाला बच्चा था जो नीट का बच्चा था, उसके 421 नंबर आए। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि यदि ये बच्चा लास्ट के 7 दिन यहाँ रहता तो इसका स्कोर 440 से कम नहीं रहता, ये खुद भी जानता है इस बात को। इसलिए 7 दिन भी आपके रिजल्ट पे इफेक्ट डाल सकते हैं, इसका लाइव एग्जाम्पल ये हर्ष बर्दर है। हर बच्चा ध्यान रखना। अच्छा, कई बच्चे ऐसे हैं जो कोर्स पूरा होते ही गाँव जाना चाहते हैं, उनको आप क्या सलाह देना चाहोगे? कोर्स पूरा हो और जब तक मतलब एग्जाम से एक दिन पहले यहीं रहना है, एग्जाम देने यहीं से जाना है मेरे मानने में। बहुत बढ़िया, ताली बजाएंगे जोरदार। ये बच्चे जो सामने खड़े हैं ना, इन्होंने एग्जाम तक ये रोए नहीं रहे, एग्जाम तक तब जाके ये सामने खड़े। आई बात समझ में? इसलिए ऐसा उस बच्चे ने बोला कि साथ ही मायने रखते हैं, एक तो कोई पॉजिटिविटी देता है, एक कोई नेगेटिविटी। ये सब पॉजिटिव साथियों के साथ रहे। और कुछ IRI में और आर्ट्स में प्राइवेट कॉलेज में बेसिक फर्क क्या है? सबसे पहले तो मैं बताऊं कि जैसे आप प्राइवेट कॉलेज में होते हो तो वहाँ पे 1000 स्टूडेंट है, तो उस पर 10 से 15 प्रोफेसर मिलेंगे आपको। IRI में क्या है कि 1700 स्टूडेंट है, PhD, UG और MSc मिला के, और वहाँ पे हमें प्रोफेसर नहीं साइंटिस्ट पढ़ाते हैं। पहली बात तो ये है, और सेकंड बात है कि 1700 स्टूडेंट को 870 साइंटिस्ट पढ़ाते हैं। देख लो IRI का लेवल। अरे देख लो, PHU के लिए एक बच्चा करनाल से है हमारे बीच में, राकेश चौकिया। करनाल के बारे में कुछ विशेष बताएं भाई, क्योंकि आपके वहाँ नया सेशन चालू है। हर एक बच्चे पर एक अलग जो साइंटिस्ट है वो ध्यान रखता है उसका। हर एक बच्चे पे बेच पर हर एक बच्चा जो क्लास में है, हमारे 22 बच्चे हैं, उनको अलग अलग साइंटिस्ट दिए हुए हैं और उनका सबका ध्यान रखते हैं अलग अलग। कितनी बड़ी बात है, पर समझ में आया? एक साइंटिस्ट एक बच्चे के लिए काम कर रहे हैं। अब आप सोच सकते हो कि टॉप यूनिवर्सिटी में और हर किसी में जाने में क्या फर्क है? इससे ज्यादा तो उल्टा फर्क है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो बच्चा अभी बोला कि 400 नंबर आ रहे हैं और IRI में कैसे जा सकता हूँ, तो ये कि उसको एक भी जो टेस्ट सीरीज चलेगी यहाँ पे वो एक भी मिस नहीं करनी है, और रिविजन क्लास चलेगी उसको एक भी मिस नहीं करनी है। बहुत बढ़िया, ताली बजाएंगे जोरदार। एक भी क्लास मिस नहीं करनी। घर पे जाने वाली चीज ने मेरे नंबर से भी बहुत इफेक्ट किया था कि मैं CUET की
एग्जाम के 2 दिन पहले चली गई थी और मेरे स्कोर 494 ही थे और मुझे पता था कि वो 500 प्लस आराम से हो सकते थे अगर मैं रॉयल में रहती तो। सर ने मना भी किया था कि वहाँ पे फॉर्म नहीं भरना था, लेकिन मैंने वहीं पे भर दिया। वही था कि घर पे जाने की जल्दी होती है, इसलिए मैंने सोचा कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, अपन यहाँ पे ही पढ़ लेते हैं, घर पे ही पढ़ लेंगे, लेकिन वो नहीं होता। आपके नंबर से बहुत फर्क पड़ जाएगा अगर आप एग्जाम से पहले घर पे चले जाओगे तो। बहुत बढ़िया। जैसे आईएएस करने हो रहा था कि नीट वैली में आईएएस का माहौल है, कोटा में नीट जेई का माहौल है, तो रॉयल एक वो जगह है जहाँ माहौल है एग्जाम को लेके, प्रिपरेशन को लेके। जैसे ही घर जाओगे कंटिन्यूटी टूटेगी। अब इसके आत्मा अभी भी दर्द पा रही है, जो रो रहा है इसको, क्योंकि पहले बोल रही थी तब भी यही बोला कि मुझे पीएचडी में जाना नहीं था, लेकिन मैं वहाँ हूँ क्योंकि इसको और आगे जाना था और ये उसके लाइफ नहीं थी। लेकिन गलती क्या हुई? घर जाना। सही बात है नहीं? और कोई? यस। जैसे अभी तुम लोगों का एक सब कॉमन सा डाउट होगा कि सिलेबस को लगभग समाप्त होने वाला है, उसके बाद आप अपना कम समय में रिवीजन कैसे कर पाए, तो उसके लिए सबसे बेहतर है क्वेश्चन प्रैक्टिस, खासकर सीयूटी के पीवाईक्यू और एमटीजी और नीट का। ताकि एनटीए पेपर कंडक्ट कराता है तो नीट का भी एनटीए कराता है और सीयूटी का भी, तो सबसे बेहतर है उसका पीवाईक्यू लगाओ। और पीवाईक्यू में तो मैं ऐसा बोलेंगे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन होते जो कम समय में तुम बेहतर तरीके से रिविजन कर पाओगे। और ना हो सके तुम नोटबुक खोल लो, मतलब नोटबुक खोल के अगर कोई क्वेश्चन नहीं बनना है तो उससे मतलब देख के उसको टिक कर लो, और बेहतर तरीके से रिवीजन हो पाएगा और नोटबुक भी रिवाइज हो जाएगा। ये बहुत बढ़िया बड़ी बात बोलनी चाहिए कि जो बच्चा लेवल मेंटेन कर रहा है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो बच्चा कुछ स्कोर अच्छा करने लग गया वो बच्चे अदर ट्यूशन लगाए, तो इन्होंने बताई एमपीसी मतलब नीट के पुराने ट्यूशन है उनको सोल्व करें। इनके लिए हमने एक कॉमन बुक इनको सजेस्ट की है, मास्टर ऑफ एनसीईआरटी, जिसके अंदर सब कुछ इंक्लूड है। तो आपको उनको लगाना है ताकि आपकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस हो, प्लस एनसीईआरटी पढ़नी है। यस। जैसे मेन बात रहती है कि हम यहाँ पे कैसे आए, तो उसके ऊपर मैं बात करना चाहूँगा। हमने बात मानी टीचर्स की। जीएल सर जो भी कोट बोलते हैं वो एक बात को बार बार बोलते हैं। जैसे उनका फेवरेट है कि आप आदर करो माता पिता का, गुरुजन का, सरस्वती माँ का। तो ये बात उन्होंने सालों की एक्सपीरियंस है उनकी, वो 2011 से बात को बोलते आ रहे हैं, तो इसके पीछे कोई कारण होगा। आपको इस बात को मान के चलना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपने सामान्य अपने क्वेश्चन रहते हैं कि भैया एनसीईआरटी पढ़ेंगे नहीं पढ़े, तो एनसीईआरटी मेरे से अच्छा बता सकते हैं समीर सर, किरण मैम, ओपी सर, कौन कौन से चैप्टर लिखने को पढ़ने, क्योंकि हम यहाँ पे इसलिए आए क्योंकि उन्होंने हमको बताया, हमने उनकी बात तुरंत मान ली, तुरंत हमने अप्लाई कर दिया। जैसे ऑर्गेनिक अपने को सबसे अच्छा कौन बता सकता है कि अपन कैसे पढ़े सर? विके सर ने और साजी सर ने एक दिन बताया कि बेटा ऑर्गेनिक पढ़ने का तरीका है, आप बार बार रिएक्शन को देखो, जितनी बार आप देख सकते हो उतनी बार देखो। जब भी आप ऑर्गेनिक पढ़ने बैठो आप शुरू से पढ़ने पलटते जाओ, देखते जाओ। तो उन्होंने कहा, हमने मान लिया। तो मैं कह सकता हूँ हमें बेटर हुए इस चीज़ से। रही बात अपने जैसे एनसीईआरटी की, तो ऑफिसर ने कहा कि आपको जियोलॉजी पढ़नी है एनसीईआरटी की, तो हमने पढ़ा, हमने सीधी से बात मान ली। जिन्होंने बात नहीं मानी उनके इफेक्ट पड़ा, मैं कह सकता हूँ। जेनेटिक्स हार्ड रहते हैं एनसीईआरटी में, तो सुमित सर ने पहले मना कर दिया कि मेरे को पता है आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ पाओगे तो आपको नहीं पढ़ना, तो उनकी बात मान लेंगे। किरण में उनकी बात मान ली। ऐसे में आपको कहना चाह रहा हूँ, आपके जितने भी ट्यूशन रहते हैं, हम यहाँ पे 2 दिन के लिए, आपके पास आपके टीचर्स हैं जिनकी वजह से हम यहाँ पे हैं। तो टीचर्स की बात आपको जो भी वो बोले आपको उनको विश्वास करना है उनकी सब्जेक्ट पे, तभी आप बेटर से बेटर स्कोर कर पाओगे इसमें। बहुत बढ़िया, जोरदार ताली। मतलब सागर में सागर बढ़ती है इसका। आईआर की बहुत बात हो गई, अब थोड़ी बात बनारस के बारे में कर देते हैं। देखो आपको बनारस में जाने के लिए 2 रास्ते हैं, एक तो आप आईसीआर के थ्रू जा सकते हैं और एक सीयूटी के थ्रू। आईसीआर के थ्रू जाओगे और सीयूटी के थ्रू जाओगे 50 नंबर का डिफरेंस आता है, 50 नंबर कट ऑफ का फर्क होता है। यदि आपके आईसीआर में जाना, आईसीआर से जाना मान लो 520 है, तो वही कॉलेज सीयूटी 470 पे मिल जाएगी। यदि आपके मतलब आपको नहीं से स्कॉलरशिप नहीं से तो आप सीयूटी के थ्रू जा सकते हैं। जैसे कि आप आनंद नहीं जाना चाहते हो, आप सीयूटी के थ्रू बीएससी मिल रहे हैं तो बीएससी जा सकते हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात, पढ़ाई तो सब बता रहे हैं, आपने रवि बता रहा है पढ़ाई के बारे में, सब पढ़ाई के बारे में बताएंगे। मैंने तो पढ़ाई को अभी नहीं होने आप लोग पर, डिप्रेशन में ऐसा कोई होना ही नहीं चाहिए, बस मस्त पढ़ो, ये होता है। और मेनली तो मेंटर अपनी मीटिंग लेते हैं उसको सीरियसली लिया करो, बहुत हेल्प मिलती है उससे अपने को। कल्चर कोई टेंशन ही नहीं है, अंशुमान सर है ही अपने। हॉर्टिकल्चर में सोनू सर है, बढ़िया पढ़ाते हैं। एग्रीकल्चर का जो सर पढ़ाते हैं वही पढ़ना, और कोई बाहर चलना, कोई किताब लानी है ना कोई बाहर।
एक बच्चा और कुछ पूछ रहा था। नमस्कार पहले मेरे सीनियर भाइयों को। जैसे कि पेपर देने जाते हैं टेस्ट देने, तो हमारे हर बार टेस्ट में वो टाइम कम पड़ जाता है, जैसे कैसे टाइम मैनेजमेंट करें? जैसे टाइम नहीं देखते, टाइम टेस्ट देते हैं तो हर बार कम पड़ता है, 15-20 मिनट केमिस्ट्री या बायो मिल जाते हैं। मेनली तो पहले आपको जो पर्सन आ रहे हो वही देखो, अटेंड करो। दूसरे पर्सन नहीं आ रहे उस पर ज्यादा ध्यान मत दो, उसमें टाइम बिगड़ेगा फिक्स है। इसमें टाइम मैनेजमेंट में आपको बताना चाहूँगा, हाँ हमें भी टाइम मैनेजमेंट हमसे नहीं होता था। फिर जेल से ने बात बताएं ऐसे ही सेमिनार के अंदर, तो उन्होंने कहा कि आपको पेपर को 3 फेज में करना है। आपका जो क्वेश्चन अपने ईजी होते हैं, जो एक बार देखते हैं अपन 3 सेकंड में या 4 सेकंड में उनका आंसर अपन कर सकते हैं, उनको अपने को पहले अपने टिक लगा देना है, तुरंत देख लेना पूरे पेपर को। जितना अपन जल्दी फास्ट कर सकते हैं पूरा पेपर अपने को शुरू में कर लेना है। फिर आई सेकंड फेज की बात, जो क्वेश्चन अपने से नहीं हो रहे हैं उन पेपर को मार्क कर देना है, और थोड़े से हार्ड क्वेश्चन फिर अपने को वो सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है। केमिस्ट्री में अपने 1.5 मिनट लग जाता है किसी क्वेश्चन पे, एग्रीकल्चर में अपन 15 सेकंड में कर लेते हैं, तो उनको अपने को कर लेना है। फिर वो क्लियर हो गया। फिर थर्ड फेज जो सबसे आखिरी में होता है, एग्जाम का 20 मिनट रहा है, अपने वो मार्क कंप्लीट कर ली, बिल्कुल 3 बार वो मार्क करनी है, जैसे जील सर ने पहले बता दिया। फिर अपनी जो आखिरी वाले क्वेश्चन है उनको अपने को आराम से करना है। ये प्रॉब्लम मेरे हुई थी बायोलॉजी वाले पेपर के अंदर, मेरे एक क्वेश्चन थोड़े हार्ड आ गए थे, मतलब मैंने पीछे से स्टार्ट किया तो इकोलॉजी के हार्ड क्वेश्चन आ गए थे, तो मैं वहीं पे फंस गया। तो मैंने एक फेज में वो पेपर किया, तो मेरे 2 क्वेश्चन वो गलत हो गए थे जो नहीं होने चाहिए थे। ईजी क्वेश्चन मेरे से छूट गए, तो 50 में से तो अपने 40-44 सही थे, लेकिन जो क्वेश्चन गलत थे उनको मैंने चुन लिया फर्स्ट राउंड में और वो मार्क कर दी। फिर मेरे पास टाइम बचा, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पाया क्योंकि मैंने पहले गोली कर दिए थे। तो अपने को पेपर को 3 फेज में करना है, टाइम मैनेजमेंट का सबसे अच्छा सर ने बताया। बहुत बढ़िया, ताली बजाएंगे जोरदार। मैंने कहा था ना, मानते हैं बच्चे, तो करते हैं, वो मानते हैं बात को, फॉलो करते हैं उसको। अंतिम समय में जैसे फॉर एग्जाम्पल 4 दिन बाद हम परीक्षा है और मुझे पूरा कोर्स करना है, तो मैं कैसे कवर करूंगा लास्ट टाइम में? उससे पहले तो रिवीजन प्रॉपर होना चाहिए आपका, और लास्ट टाइम में आपको जैसे नॉर्मल आपको टाइम तो लगेगा नहीं, आपने रिवीजन पूरा किया है, और लास्ट टाइम में मेनली वो चीज़ देखनी है जो जिसमें आपको डाउट हो। और जैसे कुछ बच्चे पूछते हैं कि क्वेश्चन कितने करे लास्ट टाइम, आपने फर्स्ट टाइम क्वेश्चन किया, आपको आगे जिसमें आपको दिक्कत आई उनको टिक कर लो या मार्क कर लो, और अगली बार वो क्वेश्चन नहीं करो जिसमें आपको दिक्कत है, और फिर वापस अलग पेन से तीसरी बारी वो कर लो जिसमें वापस दिक्कत आ रही है। ऐसे करके आप प्रॉपर हो जाओगे, और तो रिवीजन करो अच्छे से। मतलब अभी पढ़ रहे हो, टेस्ट दे रहे हो, फिर 2 टेस्ट सीरीज चलेगी, वो पूरी देने के बाद में आप ये मान के चलो कि 20 मिनट में एक रजिस्टर को निपटा दोगे, यही कहना चाहते हो? लेकिन उससे पहले का पूरा प्रोसेस होना चाहिए, हर टेस्ट देना चाहिए, ईमानदारी से पढ़ के देना चाहिए, तब तो लास्ट वाला लोड नहीं होना, वो अपने आप ही क्लियर हो जाएगा। हर्ष भैया, मुझे एचआईयू में जाना है, मेरे जेट में 300 नंबर आते हैं, सीयूटी में 400। इस बार चौधरी चरण सिंह हिसार, अब की बार 500 प्लस गई है एचआईयू की कट ऑफ, तो 600 में से नंबर, बाकी रैंक पे डिपेंड होता है कट ऑफ कितनी जाए। रैंक जैसे आईआरआई में आपकी जनरल की बात करूं मैं तो 80 के अंदर रैंक है तो आपको ओबीसी से मिल सकती है। जैसे मेरी रैंक थी 69 और ओबीसी में थी 34, तो मेरे को मिल गई आईआरआई। और रवि तेरी रैंक पे ही डिपेंड करता है। मेरी रैंक थी ओवरऑल 35 रैंक थी और ओबीसी में रैंक थी 14, तो उससे मेरा सिलेक्शन हो गया था। हालांकि वहाँ पे ओबीसी की सीटें शायद 9 है, लेकिन 14 रैंक होने के बाद भी जनरल में हो गया था ऐसा, तो सारे नहीं रहते। रैंक इंप्रूव करना तो भाई प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करो, और तो अब उसमें दिक्कत आए तो डाउट सेशन, हाँ जाओ, डाउट सेशन होते हैं रेगुलर, जो भी दिक्कत आए सर से पूछो। और एग्जाम में सीलिंग मिस्टेक कम से कम करो, क्योंकि बहुत से बच्चे बहुत बढ़िया पढ़ने वाले थे, तो उनको सीलिंग मिस्टेक के कारण सर उनकी रैंक नीचे आई, तो उनको वो जो उनका टारगेट था वो यूनिवर्सिटी नहीं मिल पाई उनको। सही बात है, तो सिली मिस्टेक कम से कम हो, उसके लिए मेरे ख्याल से टेस्ट एनालिसिस जरूरी है। टेस्ट देने के बाद में आपने क्या सही किया, क्या गलत किया, कौन सा छोड़ के आए, क्यों छोड़ के आए, कुछ बोलना चाहोगे? मेरा ये कहना है कि जैसे तैयारी करना एक तरफ है और पेपर को आप कैसे अटेम्प्ट कर रहे हो वो एक तरफ होता है। इसमें यह है, जैसे मैंने भी हर एग्जाम जब होगा हमारा, उससे एक दिन पहले जीएल सर लाइव आएंगे और आपको बताएंगे पेपर कैसे अटेंड करना है। मैं भी जब पेपर देने गया था, जीएल सर की 2 बातों को याद करके गया था। पहली तो ये कि मान लो आप पेपर देने बैठे, आपसे 1 नहीं हुआ, 2 नहीं हुआ, 3 नहीं हुआ, 4 नहीं हुआ, आपको तुरंत पसीने आने लग जाएंगे। तो उससे क्या होगा कि बाद में जो इजी क्वेश्चन आएंगे वो भी आप गलत करने लग जाओगे, क्योंकि आप पहले ही टेंशन में आ गए
तो ये आपको नहीं करना है। आपको कॉन्फिडेंस रखना है कि हो सकता है कि शुरू वाले हार्ड है, आप पीछे वाले क्वेश्चंस देखो, आपको घबराना नहीं है वहाँ पे। दूसरी चीज ये हो सकती है कि आपने पहला भी कर दिया, दूसरा कर दिया, लगातार 10 क्वेश्चन कर दिया, अब आप हवा में उड़ रहे हो कि मेरे को तो बिल्कुल आ रहा है पूरा पेपर, अब आप टिक टिक किए जा रहे हो, क्वेश्चन को ढंग से नहीं पढ़ रहे हो, तो वहां भी आपसे सिली मिस्टेक होगी। तो दोनों बातों को आपको ध्यान में रखना है और न्यूट्रल रहना है, हर क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है, तो बेटर आप कर सकते हो। बहुत बढ़िया, जोरदार ताली बजाओ इसके लिए, बहुत बड़ी बात बोली है। इसमें आपका सिलेक्शन छुपा हुआ है इस पॉइंट में। अब कौन इसको दिल पे लेता है, वो वाली बात देखने वाली है। आपको प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन दे रखे हैं अपनी डीपीपी एक्सरसाइज के अंदर, वो क्वेश्चन आपको छोड़ के नहीं जाना है। प्रत्येक चैप्टर जो अपने सिलेबस में है उनके प्रीवियस ईयर तो अपने को करके जाने ही है। मानते हैं अपन सेकंड एक्सरसाइज थर्ड एक्सरसाइज हार्ड होती है, मानते हैं, लेकिन आपको फर्स्ट और फोर्थ एक्सरसाइज तो करके ही जानी है, ये मैंडेटरी है। और जो यदि आपको आज को टॉपिक पढ़ाया था उसके आज आकर वापस ऑब्जेक्टिव वो सॉल्व करने होंगे आज के आज, बाद में टाइम नहीं मिलेगा, बाद में वही लोड आएगा अपने ऊपर कि कब करने हैं। तो आज जो पढ़ाया उसका हाथों हाथ सॉल्व करो ऑब्जेक्टिव। रमेश के हिसाब से कर्जा लेके नहीं सोना है, आज का हिसाब आज ही कंप्लीट करना है। सही बात है कि नहीं है? बहुत बढ़िया। तो एग्जाम दो, बाकी काउंसलिंग और सर भी बताएंगे, हमसे पूछना। और काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। काउंसलिंग, अब मैं एक लाइन बोल रहा हूँ, उसको अगर सामने वाले एग्री होते हैं तो बताना। ये मेरा अनुभव रहा है इस साल का और पुराना भी, कि 30% बच्चे 100 में से 30, 10 में से 3, 30% बच्चे अच्छे नंबर आने के बावजूद अच्छी यूनिवर्सिटी में इसलिए नहीं जाते क्योंकि उनकी काउंसलिंग में गलतियां होती है। ये बात सही है, गलत है? यस सर, एकदम सही है। जैसा कि ऑफलाइन स्टूडेंट्स के लिए तो हम अभी आ गए, लेकिन मेरी तरह ऑनलाइन स्टूडेंट्स और भी हैं। मैं चाहता हूं कि ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी आगे बढ़कर आएँ आगे से एग्जाम में। इसके लिए मैंने सोच रखा कुछ कॉमन डाउट्स, जो कि मैं कल जीएल सर के साथ एक अलग से वीडियो बना करके वो उसमें सॉल्व कर दूंगा सारे डाउट जितने मेरे को पता है। बहुत बढ़िया, ताली बजाओ। IRI में 2 बच्चे ऑनलाइन गए, पंतनगर उत्तराखंड एक भी नहीं किया, BHU में लगभग 3-4 बच्चे गए। मतलब ऑनलाइन के अंदर सक्सेस रेट बहुत कम है, लेकिन जो बच्चा अगर चाहे तो वो IRI तक जा सकता है। ईश्वर उनमें से एक एग्जाम्पल है। मोबाइल के जमाने में मोबाइल से दूर रह के और मोबाइल को क्लासरूम का दर्जा देके इस बच्चे ने तैयारी की, तब जाके वहां पहुंचा है। सही बोल रहा हूँ, गलत? सही है सर। और जैसा आज मैं यहाँ पे आया, किसी बच्चे ने मेरे को बोला था कि भैया हम इतने टाइम से मतलब बहुत ऐसे सोच रहे थे, खुद को एवरेज स्टूडेंट मान रहे थे, पर जैसे ही आज जीएल सर ने नाम लिया कि ऑनलाइन स्टूडेंट IRI में गया है, तो हमारा बिल्कुल कॉन्फिडेंस हाई हो गया कि जब हमको इतना माहौल मिल रहा है तो हम क्यों नहीं कर सकते, जब एक ऑनलाइन स्टूडेंट भी इतना कर सकता है। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा कि मेरी वजह से कोई मोटिवेट हुआ यहाँ पे। बहुत बढ़िया, ताली बजाएंगे। गुड, बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश। और आप कंटिन्यू करते रहेंगे, ठीक है? थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा बताया आप लोगों ने। मतलब आप जिस यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ रहे हो उसका लेवल आप लोगों में उस तरीके से झलक रहा है जैसे मैंने जसवंत और गजराज में देखा था। वो टॉप यूनिवर्सिटी में जाने के बाद, इसके अलावा विकास अभी कुछ टाइम पहले आया था, एक टॉप यूनिवर्सिटी में जाने के बाद में बच्चे की बॉडी लैंग्वेज और वे ऑफ टॉकिंग में जो चेंजेस आते हैं वो वाकई देखने लायक होते हैं। आप लोग सही जगह हो वास्तव में, और कंटिन्यू इसको लास्ट नहीं फर्स्ट मानते हुए आगे बढ़ना। रॉयल परिवार की ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं, बाकी बच्चों को भी हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं धन्यवाद दूंगा कि आप सभी लोग इतनी दूरियां तय करके हमारे बीच में पधारे हैं। RCA के जो बच्चे हैं, एक दिन उन सबको वापस बुलाऊंगा और उनसे भी एक बार आप सब बच्चों से टॉक कराऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।